बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमामी स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ लेक्चर सीरीज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस सीरीज़ के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड्स। आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है। आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है जी। और जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, जिन्हें हाइड्राइड्स भी कहते हैं जी। तो ये आज के लेक्चर का मौजू होगा। इससे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने पहले लेक्चर के अंदर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल पे बात की थी। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोजन जितनी फॉर्म के अंदर पाया जाता है उन तमाम फॉर्म्स को डिस्कस किया था, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को, उनकी प्रिपरेशन को और उनकी स्टेबिलिटीज को डिस्कस किया था। जो तीसरा लेक्चर था उसके अंदर हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात की थी। यह हमने वाटर गैस को बनाने का तरीका और वाटर गैस से हाइड्रोजन की सेपरेशन को सीखा था। ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम हाइड्रोजन जो इंडस्ट्रियली प्रिपेयर की थी हमने पिछले लेक्चर के अंदर, आज हम हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज को यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं। और जब हाइड्रोजन कंपाउंड्स बनाता है उन कंपाउंड्स को बाइनरी कंपाउंड भी कहते हैं और उन्हें हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। ये आज के लेक्चर का मौजू है। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखने जाएंगे जी कि ये बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन ये है क्या और हाइड्राइड्स की डेफिनेशन क्या है, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सामने है। हाइड्रोजन का जब रिएक्शन करवाया जाएगा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ, और ख़ास बात यह है जी कि हाइड्रोजन की ये सलाहियत है जी कि वो मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ अगर रिएक्ट करेगा, और हाइड्रोजन की ये सलाहियत है कि पीरियोडिक टेबल में अक्सर एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन पॉसिबल है। तो हाइड्रोजन जब किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, तो उसके नतीजे में एडिशन रिएक्शन होगा और एडिशन रिएक्शन के नतीजे में आपको कंपाउंड मिलेगा जिसको आप बाइनरी कंपाउंड कहते हैं जी। और बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन को आप हाइड्राइड्स भी कहते हैं या हाइड्रोजन हाइड्राइड्स भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं या उन्हें सिंपल हाइड्राइड्स कहते हैं या उनको हाइड्रोजन हाइड्राइड्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन की ये सलाहियत है कि वो मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स दोनों ही के साथ रिएक्ट कर सके और इसके नतीजे में बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उन्हें बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। तो क्योंकि हाइड्रोजन ने बनाए हैं इसलिए बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन कहलाते हैं। सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो इनको हाइड्राइड्स भी कहते हैं या इनको हाइड्रोजन हाइड्राइड्स कहते हैं जी। तो ये तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन की डेफिनेशन हो गई। तो बाइनरी कंपाउंड असल में हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को कहा जाता है और इसका दूसरा नाम हाइड्राइड्स भी है और इनका तीसरा नाम हाइड्रोजन हाइड्राइड्स है। अब ये हाइड्रोजन के जो हाइड्राइड्स हैं या जो हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, तो बेसिकली क्लासिफाई करने का तरीका तो इनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग की बुनियाद पर इनको 6 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। आइए देखते हैं ये क्या है। तो जो पहले हाइड्राइड्स हैं उनको आप आयोनिक हाइड्राइड्स या सिलाइन हाइड्राइड्स कहते हैं। जो दूसरे किस्म के हाइड्राइड्स हैं वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं। तीसरे किस्म के हाइड्राइड्स को आप कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कहते हैं। जो चौथे किस्म के हाइड्राइड्स हैं बेसिकली वो मेटालिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं और मेटालिक हाइड्राइड्स का एक और नाम भी है, इनको नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। जो पांचवे किस्म के हाइड्राइड्स हैं वो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहलाते हैं और जबकि छठे किस्म के हाइड्राइड्स को आप पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं जी। तो ये जितने किस्म के हाइड्राइड्स हैं वो आपके सामने हैं। आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, मेटालिक, बॉर्डर लाइन एंड पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। और इन तमाम को जो हमने क्लासिफाई किया है, इन हाइड्राइड्स को जो हमने 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, इसकी जो असल वजह है वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है। जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से किस्म का बॉन्ड है जिसकी वजह से हाइड्राइड मुख्तलिफ किस्म का है। तो पहले किस्म की हाइड्राइड को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये आपके आयोनिक हाइड्राइड्स हैं। तो आयोनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। तो the hydrides that are formed by the complete transference of electron from metal to hydrogen, this is known as ionic hydrides। तो यहाँ पे अब आपको बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई होगी कि वो बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उस बॉन्ड को आप क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं।
और आयोनिक हाइड्राइड्स के अंदर असल में कौन सी बॉन्डिंग होती है? आयोनिक बॉन्डिंग होती है। ये उसकी डेफिनेशन है जी कि ये वो हाइड्राइड्स हैं जो कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आएंगे और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कंप्लीटली वो मेटल से हाइड्रोजन में मुंतकिल होगा, क्योंकि देखिए मेटल तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि हाइड्रोजन के अंदर ये दोनों ही सलाहियतें मौजूद हैं कि वो इलेक्ट्रॉन देने के काबिल भी है और वो इलेक्ट्रॉन लेने के काबिल भी है। तो जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? वो ले लेगा और इसके नतीजे में मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनेगा और बनने वाला कंपाउंड आपका आयोनिक हाइड्राइड कहलाएगा। तो ये आयोनिक हाइड्राइड्स की डेफिनेशन थी जी। अब हम आयोनिक हाइड्राइड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं जी। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 1A के एलिमेंट्स और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के ये कुछ मुख्तलिफ किस्म के हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों मुख्तलिफ किस्म के हाइड्राइड बनाते हैं और ये क्यों आयनिक हाइड्राइड्स नहीं बना सकते, इसमें हम आगे बात करेंगे। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 1A के एलिमेंट्स और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में बनने वाले हाइड्राइड्स आयोनिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। जो अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड्स हैं उनका फार्मूला MH है, यानी मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो 1:1 होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जब हाइड्राइड्स बनाते हैं तो उनका फार्मूला MH2 होता है, यानी मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान जो रेशियो होता है, जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो होता है, वो 1:2 का होता है। तो अल्कली ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स और ग्रुप 2A के हाइड्राइड्स इनके फार्मूले में फर्क है और वो जो फार्मूले में फर्क है उसमें रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री का फर्क है जी, और उसकी वजह वैलेंसी का फर्क होना है जी। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स का जो फार्मूला है वो MH है और ग्रुप 2A के हाइड्राइड्स का फार्मूला MH2 है। आयोनिक हाइड्राइड्स को आप सिलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं और सिलाइन का मतलब सॉल्ट लाइक होता है और सॉल्ट की खास बात ये होती है कि उसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग होती है। तो जो ग्रुप 1A यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2A की हाइड्राइड्स हैं जिनको आप आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं, इनको सिलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है जी कि ये सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टीज रखते हैं और सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टीज रखने की वजह इनके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग का होना है। इनका कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू हाइड्रोजन के जरिए से बनना है। इन्हें आप ट्रू हाइड्राइड्स भी कहते हैं, यानी आयोनिक हाइड्राइड्स को ट्रू हाइड्राइड्स कहा जाता है और उसकी वजह यह है जी कि हाइड्रोजन का हाइड्राइड आयन की फॉर्म में मौजूद होना। अभी जब आप आगे हाइड्राइड्स पढ़ेंगे तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी जी कि इसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन की फॉर्म में मौजूद नहीं होगा। तो अगर वो हाइड्राइड जिनके अंदर हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन की फॉर्म में मौजूद है, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेव कर रहा है, हाइड्रोजन एन आयनिक फॉर्म में चला गया है, तो हाइड्रोजन के एन आयन को ही तो हाइड्राइड आयन कहते हैं। तो अगर हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड्स के अंदर हाइड्राइड आयन की फॉर्म में मौजूद होगा तो उसके नतीजे में बनने वाले हाइड्राइड्स को आप ट्रू हाइड्राइड्स कहेंगे। ये असल में हाइड्राइड्स कहलाने के मुस्तहिक हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी जो आयनिक हाइड्राइड्स की थी, जो कि हमने पढ़ी। अब हम आयनिक हाइड्राइड्स की बनाने का तरीका पढ़ने जा रहे हैं। तो बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है और ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है जी। तो अगर आप हाइड्रोजन गैस को अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर से पास करेंगे, खास बात यह है जी कि आपको अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल को हीट करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन गैस को जब हॉट अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर से पास किया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको एडिशन रिएक्शन होगा और एडिशन रिएक्शन के नतीजे में आपको बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे और ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन के दरमियान आयोनिक बॉन्डिंग होगी, इसलिए इनको आयोनिक हाइड्राइड्स कहते हैं जी। तो ये सोडियम मेटल ने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसके नतीजे में आपको सोडियम हाइड्राइड मिला। और इसी तरह कैल्शियम मेटल ने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किया एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके नतीजे में आपको कैल्शियम हाइड्राइड मिला। तो ये आयनिक हाइड्राइड्स के बनाने का तरीका था जी। अब हम आयोनिक हाइड्राइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो बनाने का तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। जिस तरह से ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस तरह ये पोटेशियम के साथ, लिथियम के साथ और डिफरेंट अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता था। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया उस तरह मैग्नीशियम से तो नहीं कर सकता। मैग्नीशियम और बेरिलियम तो आपने भी पढ़ लिया जी कि ये आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं बना सकते। उसी तरह ये स्ट्रोंशियम से और बेरियम से भी रिएक्ट कर सकता था। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं जी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती हैं जी कि ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और नॉन वॉलेटाइल सॉलिड होते हैं जी।
इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है जी, क्योंकि आयोनिक हाइड्राइड्स हैं, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं जी तो ये आयोनाइज हो जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है जी, दे इजीली डिकम्पोज इन वाटर। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, असल में ये प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड्स की होती हैं, और क्योंकि आयोनिक हाइड्राइड्स के अंदर आयोनिक बॉन्डिंग है, इसलिए आयोनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड जैसी होती हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जी। तो अगर हाइड्रोलिसिस करवाई जाए, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब आप ये अच्छी तरीके से समझते हैं जी कि अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए और वाटर इनको ब्रेक कर दे और आयंस के साथ रिएक्ट कर ले और पीएच चेंज हो जाए, तो इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं जी। तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने के साथ साथ मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए इसे देखते हैं जी। तो सोडियम हाइड्राइड ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसके नतीजे में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनने का मतलब यह है जी कि सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। ये सॉल्यूशन बेसिक नहीं है, आफ्टर रिएक्शन विद वाटर सॉल्यूशन बेसिक हो गया। तो इस फिनोमेना को आप क्या कहेंगे? कि वाटर ने हाइड्रोलिसिस की है, यानी वाटर ने रिएक्शन के बाद पीएच को चेंज किया है जी। तो आपने याद क्या रखना है जी कि जब भी आयोनिक हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने के साथ साथ जो मेटल है, क्योंकि मेटल का यहाँ पे हाइड्राइड है, तो जो प्रोडक्ट है उसमें मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, यानी OH इसके साथ आ जाएगा जी। तो कैल्शियम हाइड्राइड की बात करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्राइड की अगर हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो इसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने के साथ साथ आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो इस रिएक्शन को याद करने का सिंपल तरीका ये है जी कि जब भी आप ये याद रखें कि जब भी आयनिक हाइड्राइड्स की हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी है, और उसके साथ जो दूसरा कंपाउंड है यानी जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है जी? वो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड है, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और मेटल हाइड्राइड की बजाय हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो दूसरा रिएक्शन है जी उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ होना है जी। और अगर रिएक्शन हेलोजन एसिड से करवाया जाएगा यानी HCl से करवाया जाएगा, या HBr से करवाया जाएगा, या HI से करवाया जाएगा, ये आपके हेलोजन एसिड्स कहलाते हैं। तो इसके नतीजे में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और उसके नतीजे में जो बाय प्रोडक्ट मिलेगी वो होगी जी मेटल हैलाइड। तो मेटल हैलाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि सोडियम हाइड्राइड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, इसके नतीजे में सोडियम ने क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लिया और आपको सोडियम क्लोराइड मिल गया, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बन के निकल गया। और इसी तरह यहाँ पे आपने देखा जी कि कैल्शियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म के अंदर लिबरेट हो गई जी। ये तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी आपके सामने है। तो अगर रिएक्शन इथेनॉल से करवाया जाएगा, यानी अल्कोहल फैमिली का ये दूसरा मेंबर है, तो अगर रिएक्शन, ये तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी आपके सामने है जी। और अगर रिएक्शन आयोनिक हाइड्राइड्स का इथेनॉल के साथ करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और मेटल इथ ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो ये आपको यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड नजर आ रहा है, ये आपको कैल्शियम इथॉक्साइड नजर आ रहा है। सोडियम हाइड्राइड ने इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया, दूसरे वाले रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्राइड ने इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया, और इसके नतीजे में आपको जो प्रोडक्ट मिल रही है वो सेम टाइप की है। ये सोडियम इथ ऑक्साइड है, ये कैल्शियम इथ ऑक्साइड है जी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। इन दोनों के फॉर्मूले में फर्क इनकी वैलेंसी की वजह से है, और रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री का फर्क भी मेटल की वैलेंसी की वजह से है, क्योंकि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो डिफरेंट है। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की वैलेंसी +1 है, जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की वैलेंसी +2 है। उसी की वजह से आपको इन तीनों रिएक्शन के अंदर रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री के अंदर भी फर्क नजर आया है, और जो आपको प्रोडक्ट मिली है हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरी प्रोडक्ट मिली है उसकी स्टोइचियोमेट्री में भी फर्क आपको मेटल की वैलेंसी की वजह से नजर आ रहा है। तो ये तो हमने पहले किस्म की हाइड्राइड्स पढ़े और ये आयनिक हाइड्राइड्स थे। अब हम कोवेलेंट हाइड्राइड्स की बात करते हैं जी। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स क्या है जी? इनकी डेफिनेशन को देखेंगे। कोवेलेंट हाइड्राइड्स से अगर आपको आपके दिमाग में फौरन की बात जानी चाहिए जी कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो हाइड्राइड्स हैं जिनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी? वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं जी। तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वजूद में आता है, तो ये वो हाइड्राइड्स हैं which are formed by the mutual sharing of electron between metal and non-metal
एंड हाइड्रोजन। ये यहाँ पे सिर्फ मेटल लिखा हुआ है, आप इसमें इजाफा नॉन मेटल का भी कर लें जी, क्योंकि अभी आपको नॉन मेटल से भी आप रिएक्शन करवाएंगे जी। तो हाइड्राइड्स वो हाइड्राइड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल, नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन के जरिए से वजूद में आए, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं। तो मेटल या नॉन मेटल और हाइड्रोजन, यानी मेटल और नॉन मेटल में से कोई एक, और हाइड्रोजन के जब इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअली शेयर होंगे, तो उसके नतीजे में जो हाइड्राइड्स आपको मिलेंगे उनको कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। यानी कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रुप 1A और 2A की बात तो मुकम्मल हो गई। अब बचता है ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A और 7A, यानी ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और आप ये जानते हैं कि ये पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि ग्रुप 8 के एलिमेंट्स तो केमिकली इनर्ट होते हैं, तो वो तो रिएक्शन नहीं करेंगे और हाइड्रोजन से वो रिएक्शन नहीं करते। ये जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये पी ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। ग्रुप 3A के जो एलिमेंट्स हैं वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाने के बाद भी मजीद रिएक्शन के काबिल रहते हैं, तो उसके नतीजे में आपको फिर ये तीसरे किस्म के हाइड्राइड्स मिलते हैं, जिसपे मैं अभी बात करूंगा। तो जो हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 3A के, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब ये है जी कि ये मजीद बॉन्डिंग की इस्तिताहत रखते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब ये है जी कि इनका बॉन्डिंग के बाद भी ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि बॉन्डिंग के बाद स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ऑक्टेट का मुकम्मल होना जरूरी होता है। जो एलिमेंट्स बॉन्डिंग करते हैं उनका एक असल मकसद ये भी होता है जी कि वो अपने डबलेट को या अपने ऑक्टेट को मुकम्मल कर लें, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकें तो इसका मतलब ये है कि वो मजीद रिएक्शन के काबिल होते हैं, उनके अंदर मजीद स्टेबल होने के लिए रिएक्शन की इस्तिताअत मौजूद होती है जी। तो ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। हाइड्राइड बनने के बाद भी इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते। म्यूचुअल शेयरिंग के बाद भी इनका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं हो पाता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ग्रुप 4A के जो हाइड्राइड्स हैं वो न्यूट्रल हैं जी, ना एसिडिक है ना बेसिक है। ग्रुप 5A के हाइड्राइड्स आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, और ग्रुप 6A और 7A के हाइड्राइड एसिडिक इन नेचर होते हैं जी। तो जरा ये जो नेचर है इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A तक के, ये नेचर वाइज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ग्रुप 4A के न्यूट्रल, ग्रुप 5A के बेसिक, और ग्रुप 6 और 7A के हाइड्राइड एसिडिक इन नेचर हैं। तो इस बात पे ये जो 4 पॉइंट्स अभी आपसे डिस्कस किए, इसका आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा कि इन तमाम हाइड्राइड्स की नेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब हम इसकी तैयारी का तरीका पढ़ने जा रहे हैं। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स को बनाने के ये दो तरीके हैं। एक तो तरीका है डायरेक्ट मेथड, इस पे हम बात करेंगे, और जो दूसरा तरीका है वो कहता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो उससे भी बनाने के तरीका इसको सीखेंगे जी। तो अगर डायरेक्ट रिएक्शन करवाया जाए, तो डायरेक्ट रिएक्शन का मतलब ये है जी कि हाइड्रोजन का रिएक्शन मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ यानी एलिमेंट के साथ डायरेक्ट करवाया जाए, तो उसके नतीजे में आपको बाइनरी कंपाउंड मिलेगा, एडिशन रिएक्शन होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, और उसके नतीजे में जो आपको हाइड्राइड मिलेगा वो क्या कहलाएगा, कोवेलेंट हाइड्राइड कहलाएगा। तो एल्युमिनियम का रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ करवाया जाता है तो इसके नतीजे में आपको एल्युमिनियम हाइड्राइड मिलता है जी। इसके दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ये ग्रुप 3A का एलिमेंट था। कार्बन ग्रुप 4A से है जी। तो जब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाया जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस के साथ करवाया जाएगा, तो एडिशन रिएक्शन होगा, उसके नतीजे में आपको मीथेन मिलेगा, ये भी कोवेलेंट हाइड्राइड है। ये ग्रुप 5A का मेंबर है। तो नाइट्रोजन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको अमोनिया गैस मिलेगी, और इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ये ग्रुप 5A का हाइड्राइड है। इस तरह अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाया जाएगा और इग्नाइट किया जाएगा, तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करवाया जाएगा और इग्नाइट भी किया जाएगा, यानी हाई टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाएगा कैटलिस्ट की मौजूदगी में, उमूमन प्लैटिनम कैटलिस्ट को इस्तेमाल प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट के तौर पर
इस्तेमाल होता है जी, तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, वाटर मिलेगा। विदाउट इग्निशन अगर आप करेंगे तो फिर आपको H2O2 मिलेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि वाटर बनाने के लिए कंडीशन कुछ और है, और अगर आप कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में और विदाउट इग्निशन ये रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर नहीं बना सकता जी। और इसी ये ग्रुप 6A का हाइड्राइड था। और ग्रुप 7A के हाइड्राइड्स की बात करें तो क्लोरीन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करवाया जाएगा तो ये रिएक्शन भी विदाउट सनलाइट प्रोसीड नहीं हो सकता, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर सनलाइट का होना जरूरी है। तो इसके नतीजे में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो आपके हाइड्राइड्स हैं ये बेसिकली कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं, क्योंकि इन तमाम बाइनरी कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग है उनकी नेचर कैसी है जी, उनकी नेचर कोवेलेंट नेचर है और वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में मिले हैं जी। तो आपको ये ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स, इसी तरह ये ग्रुप 4A के हाइड्राइड्स, 5A के, 6A के और 7A के, हर ग्रुप के एक एक हाइड्राइड्स का केमिकल रिएक्शन करके दिखाया है जी। वाटर जहां बन रहा है उस वक्त आपको कंडीशन का ख्याल रखना है जी कि प्लैटिनम की मौजूदगी में यानी कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपको इसको इग्नाइट करना पड़ेगा, तब जाके आपको वाटर मिलेगा। और इसी तरह ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं उनसे अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो उसके लिए सनलाइट का होना जरूरी है, क्योंकि ये आपके फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं जी। तो ये पहला तरीका था जिसको आप डायरेक्ट मेथड कहते हैं जी। एलिमेंट का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली करवाया जाएगा, एडिशन रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में आपको कोवेलेंट हाइड्राइड्स मिलेंगे। अब हम जो तरीका पढ़ने जा रहे हैं वो इनडायरेक्ट मेथड है, और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी और उस हाइड्रोलिसिस के नतीजे में आपको कोवेलेंट हाइड्राइड मिलेगा। तो ये कैल्शियम का कंपाउंड है, कैल्शियम इसमें कार्बन आपका हाइड्राइड बनाएगा, तो ये कैल्शियम कार्बाइड है। तो जब आपने कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करवाई तो उसके नतीजे में जो कैल्शियम था यानी जो मेटल था उसका तो आपको हाइड्रोक्साइड मिल गया, और नॉन मेटल का आपको क्या मिल गया जी, हाइड्राइड मिल गया जी। तो कैल्शियम कार्बाइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इसके नतीजे में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आपका हाइड्राइड है, और इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, इथाइन मिलेगा। तो कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से आपने इथाइन बनाया। ये रिएक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ चुके हैं जी। एल्युमिनियम कार्बाइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपके फौरन दिमाग में आना चाहिए जी कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिलेगा जी आपको, या तो हाइड्रोक्साइड मिलता है मेटल का या आपका ऑक्साइड मिलता है जी। तो एल्युमिनियम का आपको ऑक्साइड मिलेगा। इसकी वजह यह है जी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, ये ऑक्सीडाइज होकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर बन जाती है एल्युमिनियम की सरफेस पे, ये इसकी मजीद ऑक्सीडेशन को रोक देती है, मजीद कोरोजन को रोक देती है। इस वजह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता, बल्कि एल्युमिनियम ऑक्साइड ही बना पाता है जी। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ रिएक्शन है बाकी तमाम से, थोड़ा इसको फोकस कीजिएगा। तो एल्युमिनियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो उसके नतीजे में आपकी मेटल की ऑक्साइड मिलती है यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलती है, और नॉन मेटल का आपको क्या मिलेगा, हाइड्राइड मिलेगा। तो नॉन मेटल यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मीथेन बनाता है। तो एल्युमिनियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो उसके नतीजे में जो आपको हाइड्राइड मिलता है उसको आप मीथेन कहते हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और नॉन मेटल हाइड्राइड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और मैग्नीशियम नाइट्राइड से जो आपको कोवेलेंट हाइड्राइड मिला है वो अमोनिया है। इसी तरह अगर आप रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम फॉस्फाइड का, यानी कैल्शियम फॉस्फाइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इसके नतीजे में भी जो मेटल है उसका आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा, यानी आपको यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, और नॉन मेटल का आपको हाइड्राइड मिलेगा। तो ये अमोनिया जैसा ही है, ये फॉस्फीन कहलाती है जी। तो कैल्शियम फॉस्फाइड से आपने फॉस्फीन को हासिल किया, और यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अगर रिएक्शन करवाया जाएगा तो यहाँ पे अब आपको दोनों ही नॉन मेटल्स नजर आ रहे हैं जी। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या बनाएगा, वो हाइड्राइड बना लेगा जी। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से जब आपने रिएक्शन करवाया कि हाइड्रोलिसिस करवाई तो फास्फोरस ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने क्या बनाया, फास्फोरिक एसिड बनाया। और यानी इसका फार्मूला POH3 भी लिख सकते हैं, यानी P के साथ आप ब्रैकेट लगाएं, OH को ब्रैकेट के अंदर लिखें और उसके साथ 3 लगा दें। तो बेसिकली ये भी आपको हाइड्रोक्साइड सा इसका फार्मूला दिख रहा है, लेकिन खैर ये हाइड्रोक्साइड नहीं है जी, इसको फास्फोरिक एसिड कहते हैं। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो उसके नतीजे में फास्फोरिक एसिड मिलेगा, और जो
क्लोराइड है यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन बनाएगा जिसके अंदर बॉन्डिंग कोवेलेंट होगी जी। तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड है, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। तो ये जो आपने तरीका पढ़ा ये दूसरा तरीका था जी, इनडायरेक्टली यानी कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस करवाकर यानी बाइनरी कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस करवाकर आपने कोवेलेंट हाइड्राइड्स को बनाया। तो ये दूसरा तरीका है कोवेलेंट हाइड्राइड्स को बनाने का। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ने जाएंगे जी। ये वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। वॉलेटाइल इन नेचर का मतलब ये है जी क्योंकि इनकी बॉन्डिंग जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्डिंग होती है। तो जो भी गैसियस स्टेट के अंदर है वो सारे के सारे वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं जी। जो लिक्विड स्टेट के अंदर होंगे वो फिर उनकी वॉलेटिलिटी गैसेस के मुकाबले में कम होती चली जाएगी। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है जी। ये इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर नहीं होते। अगर ये पोलर इनके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग है जिस तरह HCl के अंदर है तो फिर वो गुड कंडक्टर भी हो जाते हैं जी। तो यहाँ पे एक्सेप्शन भी है जी। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी वो किस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी, वो कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी जी। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर असल में बॉन्डिंग कोवेलेंट होती है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कंपाउंड जैसी होती है। अब हम तीसरे किस्म के हाइड्राइड्स पढ़ने जा रहे हैं और ये आपके कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कहलाते हैं जी। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स है इसका मतलब है यकीनन इसके अंदर कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग होगी यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी जी। और तो ये होते क्या है आइए इनको देखते हैं जी। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हैं वो आयोनिक हाइड्राइड्स और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के मिलाप से बनते हैं। अच्छा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि सारे के सारे कोवेलेंट हाइड्राइड्स तो रिएक्ट करने के काबिल नहीं है क्योंकि वो स्टेबल हो चुके हैं। और अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि ग्रुप 3A के जो हाइड्राइड्स हैं जो कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं लेकिन बॉन्डिंग के बाद भी उनका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं हो सका यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, उनके अंदर ये सलाहियत है कि मजीद बॉन्डिंग कर सकें। तो ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट मुकम्मल हो सके, और उसके नतीजे में आयोनिक हाइड्राइड्स और कोवेलेंट हाइड्राइड्स की कम्बिनेशन के नतीजे में आपको जो एक नए किस्म के हाइड्राइड्स मिलते हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड भी होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स कहते ही उसको है जिसके अंदर तीनों किस्म के बॉन्ड हो। तीनों किस्म का मतलब क्या है जी, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो, और कोवेलेंट बॉन्ड की एक किस्म होती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी हो, और आयोनिक बॉन्ड भी हो। तो अगर तीनों किस्म की बॉन्ड उसके अंदर हो तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की खास बात यही है कि उसके अंदर ये तीन किस्म की बॉन्ड आपको मिल जाएंगे। आयोनिक बॉन्डिंग में मिलेगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग में मिलेगी, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में मिलेगी। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स ये वो हाइड्राइड्स हैं जो आयोनिक और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के मिलाप से मिलते हैं और इनको आप कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कहते हैं जी। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो ग्रुप 3A के जो एलिमेंट्स हैं तो जब उनके हाइड्राइड्स बनते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स आयोनिक हाइड्राइड्स यानी ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में आपको कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स मिलते हैं, और इसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग दोनों ही किस्म की बॉन्डिंग होती है जी। तो तैयारी का तरीका पढ़ने जा रहे हैं जी। अगर रिएक्शन करवाया जाएगा ग्रुप 1A और ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स के दरमियान तो उसके नतीजे में आपको कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड मिलेगा। तो सोडियम हाइड्राइड ये ग्रुप 1A का आयोनिक हाइड्राइड है, और बोरॉन हाइड्राइड ये ग्रुप 3A का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। जब इनके दरमियान रिएक्शन करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड मिलेगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। अभी इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। और इसी तरह अगर लिथियम हाइड्राइड ये ग्रुप 1A का हाइड्राइड है और आयोनिक हाइड्राइड है, एल्युमिनियम हाइड्राइड ये ग्रुप 3A का हाइड्राइड है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवेलेंट हाइड्राइड है। जब इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मिलेगा, और ये आपका कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहलाता है और है। इनकी बॉन्डिंग को शो करते हैं जी कि ये बॉन्डिंग कैसी है जी। तो सबसे पहले तो ये होगा जी कि एल्युमिनियम हाइड्राइड के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, यानी एल्युमिनियम के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या बना लेगा जी, बॉन्ड बना लेगा, और ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी सबसे पहले क्या होगा, आयनिक बॉन्डिंग की डिकम्पोजिशन होगी, आयोनाइजेशन होगी। सोडियम पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, हाइड्राइड आयन अलग हो जाएगा, और हाइड्राइड आयन फिर क्या कर लेगा जी,
ये अब यहाँ से आपको ज्यादा वाज़ेह समझ में आएगा जी। तो हाइड्राइड आयन के साथ जो एल्युमिनियम है, यानी हाइड्राइड आयन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन और एक वो इलेक्ट्रॉन जो इसने सोडियम से लिया है, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एल्युमिनियम को क्या कर देगा जी, ये शेयर कर देगा। तो पेयर इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम शेयर करे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो एल्युमिनियम और चौथे हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना वो कैसा है जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं जी और उस पर पहले से नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि इसने डोनेट किया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का चार्ज तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाइड्रोजन का चार्ज खत्म हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, सेंट्रल मेटल ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो जिस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग के दरमियान, तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। इस नेगेटिव चार्ज को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर दिखाया। तो जहां कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उस चीज को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखा देते हैं, और सेंट्रल एलिमेंट के चार्ज को, सेंट्रल मेटल के चार्ज को आप कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर दिखा देते हैं। तो इस पे नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। अब जो लिथियम बचा था जी, उस लिथियम ने, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ, इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के साथ क्या करेगा जी, एक्ट करेगा। और लिथियम और एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी AlH4 के दरमियान अब आयोनिक बॉन्डिंग है, और एल्युमिनियम की हाइड्रोजन के साथ क्या है जी, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग, इस कंपाउंड, तीनों बॉन्डिंग इस कंपाउंड के अंदर नजर आ रही है। इसलिए ये कंपाउंड क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है जी, और इनको आप कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं जी, तो ये आयोनिक इन नेचर होते हैं जी, कोवेलेंट नेचर होने के साथ साथ, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहीड्रल होता है जी, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जी। तो ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की। और पानी के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हर आयोनिक कंपाउंड पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स के अंदर भी आयोनिक बॉन्डिंग है, तो आयोनिक बॉन्डिंग होने की वजह से ये पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और एक और प्रॉपर्टी भी लिखी है जी, और वो ये है जी कि वाटर के अंदर ये आयोनाइज हो जाते हैं, और आयोनाइज होने के बाद ये सोडियम पॉजिटिव आयन, और यानी अगर सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करें जी, तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन और AlH4 नेगेटिव आयन देगा। तो जिस तरह से ये बने हैं उसी तरीके से ये आयोनाइज भी होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं जी, तो अगर इनकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो उसके नतीजे में भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करवाई गई है, दोनों ही मेटल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे अपनी वैलेंसी के हिसाब से, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। इसकी वैलेंसी +1 है, इसलिए LiOH इसका फार्मूला है, और इसकी वैलेंसी, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 है, तो इसलिए इसका फार्मूला AlOH3 है जी। तो लिथियम हाइड्राइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाई गई तो दोनों मेटल्स हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। इसी तरह ये सोडियम बोरोहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करवाई गई है, तो सोडियम भी हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, बोरॉन भी हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और इसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। तो हाइड्रोजन गैस को बनाने का इनडायरेक्ट तरीका एक ये भी है जी कि उनकी बाइनरी कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस करवाई जाए, तो उसके नतीजे में भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये तीन किस्म की हमने हाइड्राइड्स को पढ़ा। अब हम कुछ मुख्तलिफ किस्म के हाइड्राइड्स को पढ़ने जा रहे हैं, और ये हैं आपके मेटेलिक हाइड्राइड्स। तो मेटेलिक हाइड्राइड्स का मतलब इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती होगी जी, मेटेलिक बॉन्डिंग होती होगी। और मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है इसको भी हम देखते हैं जी। तो बाइनरी कंपाउंड्स अगर ट्रांजिशन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि अभी हमने फैमिली ए के तो तमाम एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करा के देख लिया, एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ भी रिएक्शन करवा के देखा, और पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ भी रिएक्शन करवा के देखा, और उसके नतीजे में आपको आयनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स मिले। अब ये जो हम अगले हाइड्राइड्स पढ़ने जा रहे हैं जिनको आप मेटेलिक हाइड्राइड्स कहते हैं, यहाँ पर अब हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा ट्रांजिशन मेटल से, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट से और एफ ब्लॉक एलिमेंट से। तो ये हाइड्रोजन की देखिए खुसूसियत है जी कि वो पीरियोडिक टेबल में तकरीबन हर ही एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है जी। तो इसके नतीजे में भी बाइनरी कंपाउंड मिलता है। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर ट्रांजिशन मेटल से करवाया जाए तो उसके नतीजे में जो हाइड्राइड्स मिलते हैं वो आपके मेटालिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। इनकी खास बात क्या है जी कि ये नॉन स्टैचोमेट्रिक इन नेचर होते हैं। नॉन स्टैचोमेट्रिक इन नेचर का मतलब ये है जी कि ये इस बात को सबूत है इनके दरमियान केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही, बल्कि सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल बॉन्डिंग हो रही है, सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन है जी। और नॉन स्टैचोमेट्रिक का मतलब है जी कि इनका यानी जो ट्रांजिशन मेटल है और ये जो हाइड्रोजन है ये फिक्स रेशो के
अंदर कंबाइन नहीं होंगे, यानी इनका स्टोइचोमेट्रिक रेशियो फिक्स नहीं होगा। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनका स्टोइचोमेट्रिक रेशियो फिक्स नहीं होता वो आपके नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं जी। तो ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड्स होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं, ये इस जुमले में मेंशन हुआ है जी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी खास बात ये होती है जी कि उनकी जो सरफेस होती है ना जी वो स्मूथ नहीं होती, उनकी सरफेस के अंदर होल्स होते हैं, बारीक बारीक से सुराख होते हैं जिनको आप इंटरस्टिस कहते हैं जी। तो ये जो गैप्स हैं, ये जो होल्स हैं, ये जो पोर्स हैं, इनके अंदर ये सलाहियत होती है जी कि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर ट्रैप हो जाए, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो हाइड्रोजन गैस ट्रांजिशन मेटल्स की इंटरस्टिस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके नतीजे में जो आपको जो बॉन्डिंग होती है, जो सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल बॉन्डिंग होती है, उसके नतीजे में जो हाइड्राइड्स मिलते हैं उनको आप मेटालिक हाइड्राइड्स कहते हैं जी। तो ये एक तस्वीर आपके सामने है जी, ये जो ग्रे कलर की आपको बॉल्स नजर आ रही हैं ये बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स के एटम्स हैं और ट्रांजिशन मेटल्स के एटम्स के दरमियान कुछ गैप है, ये गैप की वजह से इसके अंदर इंटरस्टिस बन गई हैं और उस इंटरस्टिस के अंदर हाइड्रोजन गैस क्या हो गई है जी, ट्रैप हो गई है, हाइड्रोजन ट्रैप हो गई है, जिसके नतीजे में एक आपको क्या मिल गया है जी, कंपाउंड मिल गया है जी। ये कंपाउंड क्या कहलाता है, ये कंपाउंड मेटल हाइड्राइड कहलाता है। ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक इन नेचर होता है और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो फिजिकल बॉन्डिंग है जी। तो मेटालिक हाइड्राइड की तैयारी का तरीका पढ़ने जा रहे हैं और इसकी तैयारी का तरीका क्या है जी, यहाँ पे मेंशन है जी, लिखा है जी कि हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन जब ट्रांजिशन मेटल के साथ करवाया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस क्रिस्टल्स के दरमियान जो गैप है, जो स्पेसेस हैं जिनको इंटरस्टिस कहते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके नतीजे में आपको बाइनरी कंपाउंड मिलेगा जिसको आप मेटालिक हाइड्राइड्स कहते हैं। इन हाइड्राइड्स को मेटालिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, इन हाइड्राइड्स को इंटरस्टियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं और इन हाइड्राइड्स को नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इंटरस्टियल हाइड्राइड्स इसको इसलिए कहते हैं जी क्योंकि हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल की इंटरस्टिस के अंदर एब्जॉर्ब हुई है, इसलिए इसको इंटरस्टियल हाइड्राइड्स कहते हैं। नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो केमिकल रेशियो है या जो फिजिकल रेशियो है कॉम्बिनेशन का वो फिक्स नहीं है। और मेटालिक हाइड्राइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बॉन्डिंग, इस किस्म की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं जी, इस किस्म की बॉन्डिंग को मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं जी। तो ये सिंपल एक रिएक्शन लिख के दिखाया गया है जहां पर इस रिएक्शन के अंदर नॉन स्टोइचोमेट्री को वाजे किया गया है जी। तो टाइटेनियम ये आपका ट्रांजिशन मेटल है, इसका रिएक्शन जब हाइड्रोजन से करवाया जाएगा यानी हाइड्रोजन गैस से जब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा तो यहाँ पर लिखा है जी कि टाइटेनियम हाइड्रोजन 1.37 के रेशियो में एड्सॉर्ब हुए हैं। यहाँ पे टाइटेनियम हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन रेशियो है वो 1:1.173 है जी। तो ये इस बात का सबूत है जी, ये सिंपल हमने इसको ऐसे शो करने के लिए दिखाया है, शो करने का मकसद है नॉन स्टोइचोमेट्री को वाजे करना। तो देखिए हाइड्रोजन की यहाँ पे कम मिकदार थी तो ट्रांजिशन मेटल ने कम क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन को क्या किया जी, एब्जॉर्ब किया और जहां हाइड्रोजन की मिकदार बढ़ेगी वहां पर इसकी स्टोइचोमेट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी जी। तो रेशो इसका फिक्स नहीं है, 1:1 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है और इसके दरमियान के भी बहुत तमाम रेशो हो सकते हैं जी। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ये है जी कि ट्रांजिशन मेटल को कितनी देर हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करके रखा गया और इस ट्रांजिशन मेटल ने कितनी क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ज्यादा क्वांटिटी हाइड्रोजन की एब्जॉर्ब होगी तो ये रेशो बढ़ जाएगा और अगर कम क्वांटिटी हाइड्रोजन की एब्जॉर्ब होगी तो ये रेशो क्या रहेगा, ये रेशो कम रहेगा। अच्छा जी, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ने जाएंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं जी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है जी कि ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक इन नेचर होते हैं जी, इनके अंदर इंटरेसेस होती हैं जी, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और इनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जी, वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन ट्रू होता है जी। और असल में ये जो बॉन्डिंग है वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि ये जो बॉन्डिंग है वो कैसी बॉन्डिंग है, वो फिजिकल बॉन्डिंग है जी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मेटालिक हाइड्राइड्स की कि ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक होते हैं, यानी इनके दरमियान जो मेटल और हाइड्रोजन जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ये फिक्स रेशो के अंदर मौजूद नहीं होते। इनके दरमियान इंटरेसेस होती है, इंटरेसेस का मतलब ये है कि इसके अंदर होल्स होते हैं और इन होल्स को क्या कहते हैं जी, इंटरेसेस कहते हैं जी। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इनके अंदर कोई खास केमिकल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, बल्कि ये जो इंटरेक्शन है ये फिजिकल इंटरेक्शन कहलाती है। अच्छा जी, पांचवी किस्म के हाइड्राइड्स पढ़ने जा रहे हैं और इनको आप बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहते हैं। और बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स ये थोड़ी सी मुख्तलिफ हाइड्राइड्स हैं।
अपनी मुख्तलिफ डुअल नेचर की वजह से, इसलिए इनको बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहते हैं। ग्रुप 1b के एलिमेंट्स यानी और ग्रुप 2b के एलिमेंट्स यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके बिल्कुल आखिरी वाले ग्रुप यानी ग्रुप 1b और ग्रुप 2b और पी ब्लॉक एलिमेंट का पहला ग्रुप जिसको आप कहते हैं 3a, इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनके एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहलाते हैं जी। तो क्या होता है इनमें, इसको हम देखते हैं जी। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है जी? कैरेक्टरिस्टिक ये है जी कि ग्रुप 1b, ग्रुप 2b और ग्रुप 3a के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहलाते हैं और खास वजह इनको डिफरेंटली क्लासिफाई करने की ये है जी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटेलिक हाइड्राइड जैसी भी होती हैं और कोवेलेंट हाइड्राइड जैसी भी होती हैं, यानी इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग की सलाहियत भी मौजूद है, यानी केमिकल बॉन्डिंग भी कर सकते हैं और अपने इंटरफेस के अंदर, अपने लैटिस के अंदर यानी क्रिस्टल लैटिस के अंदर हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब भी कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को जब एड्सॉर्ब करेंगे तो ये मेटेलिक बॉन्डिंग है जी, और जब ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है जी। तो इनकी कोई खुसूसियत मेटेलिक हाइड्राइड्स और कोवेलेंट हाइड्राइड्स दोनों से मिलती जुलती होती हैं, इसलिए इन हाइड्राइड्स को एक मुख्तलिफ नाम दे दिया गया है, एक मुख्तलिफ क्लास दे दी गई है और इन्हें बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहते हैं जी। तो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स के अंदर ये दोनों बातें मैंने आपसे कर ली कि हाइड्रोजन एड्सॉर्ब भी होती है इंटरफेस के अंदर और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है जी। तो इसकी प्रिपरेशन का तरीका देख लें जी। तो कॉपर और जिंक ये हाइड्रोजन गैस को अपनी इंटरफेस के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और उसके साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, इसलिए ये आपके बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहलाते हैं जी। तो कॉपर ने हाइड्रोजन को, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे जी, तो केमिकल रिएक्शन में जब कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होगी और उसके साथ साथ आपकी फिजिकल बॉन्डिंग भी हो रही होगी, तो फिजिकल बॉन्डिंग को शो नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग को शो किया जाएगा। लेकिन ये दिमाग में हमें बात रखनी है जी, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है, तो ट्रांजिशन मेटल के अंदर इंटरेसेस होती हैं, तो हाइड्रोजन गैस भी इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई है, उसके साथ साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है, केमिकल बॉन्डिंग को इक्वेशन के अंदर शो किया जाता है जी। जहां केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी तो फिर वहां पे हमें अगर इक्वेशन बनानी है तो फिजिकल बॉन्डिंग को भी इक्वेशन की सूरत में जाहिर किया जा सकता है जी। तो कॉपर ने हाइड्रोजन के साथ और जिंक ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग को यहाँ पे शो किया गया है। कॉपर हाइड्राइड यहाँ पे मिला है और यहाँ पे आपको जिंक हाइड्राइड मिला है, उसके साथ साथ इंटरफेस के अंदर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब भी है, इसलिए ये आपके बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहलाते हैं। अब हम पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी आपको याद होगा जी, जब हमने आयोनिक हाइड्राइड का तस्करा किया था तो वहां पे हमने ये कहा था जी कि ग्रुप 2a में से बेरिलियम और मैग्नीशियम ये आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते, बल्कि ये क्या बनाते हैं जी, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो असल में बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ मसला ये है जी कि इनका साइज बहुत छोटा है जी, और साइज छोटा होने की वजह से ये आयोनिक बॉन्डिंग नहीं करते बल्कि कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, और कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर भी ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसके अंदर ये सलाहियत होती है जी कि वो मजीद पॉलीमराइजेशन कर सके, यानी मजीद बेरिलियम हाइड्राइड के जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल बना सके। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पॉलीमराइजेशन होती है और पॉलीमराइजेशन के नतीजे में जो हाइड्राइड्स मिलते हैं उनको आप पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं जी। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम अपने स्मॉल साइज की वजह से ऐसा कुछ कर सकता है, ग्रुप 2a में से ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, बाकी तमाम के तमाम क्या बनाते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात यहाँ पे लिख भी दी गई कि बेरिलियम और मैग्नीशियम स्मॉल साइज की वजह से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से, पोलैरिटी की वजह से मजीद स्मॉल यूनिट्स इनके आपस में क्या होते हैं जी, ज्वाइन होते हैं, यानी पॉलीमराइज होते हैं, उसके नतीजे में आपको पॉलीमर मिलता है। और खास बात यह है जी कि ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं जी, और इनकी प्रॉपर्टीज आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी आयोनिक और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान की होती हैं। तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स के बनाने का तरीका पढ़ने जा रहे हैं जी। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में पहले बेरिलियम हाइड्राइड मिलता है या मैग्नीशियम हाइड्राइड मिलता है जो कि पॉलीमराइज होता है, और उसके नतीजे में आपको पॉलीमेरिक हाइड्राइड मिलता है। तो ये इक्वेशन में आपको बताया गया है जी कि बेरिलियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, सबसे पहले क्या मिला, बेरिलियम हाइड्राइड मिला, लेकिन ये अनस्टेबल था क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड था और ये मजीद बॉन्डिंग कर सकता था, तो इसने पॉलीमराइजेशन की और पॉलीमराइजेशन के नतीजे में आपको पॉलीमेरिक हाइड्राइड मिला। इसी तरह मैग्नीशियम, और इसी तरह मैग्नीशियम के लिए भी है, यहाँ पे मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, पहले मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाया, ये हाइड्राइड आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखता था और मजीद
पॉलीमराइजेशन की सलाहियत रखता था, तो इसकी पॉलीमराइजेशन हुई और उसके नतीजे में आपको मैग्नीशियम हाइड्राइड मिला, जो कि पॉलीमेरिक हाइड्राइड है। अच्छा, इनकी बॉन्डिंग को देखते हैं जी। पॉलीमराइजेशन है, ये अब आपको नजर आ रहा है जी कि बेरिलियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जी, ये आपस में पॉलीमराइजेशन करेंगे, यानी ये सेकेंडरी बॉन्डिंग है जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और उस नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, पॉलीमेरिक हाइड्राइड मिलेगा। तो ये बेरिलियम हाइड्राइड जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड है, ये उसका स्ट्रक्चर है। और इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्राइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्राइड की मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जी, और इनके दरमियान पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सेकेंडरी बॉन्ड है। और ये स्ट्रक्चर है मैग्नीशियम हाइड्राइड के पॉलीमेरिक हाइड्राइड का। तो सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि बहुत सारे यूनिट सेकेंडरी बॉन्डिंग की वजह से ज्वाइन है, इसलिए ये आपके पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को पढ़ा, और हमने ये देखा जी कि 6 किस्म के, यानी 6 क्लासेस हैं जिसके अंदर हाइड्राइड्स को डिवाइड किया गया है। आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड और मेटालिक हाइड्राइड्स, इन तमाम के बारे में हमने तफसीलन आज के लेक्चर के अंदर पढ़ा। अब इम्तिहान में सवालात किस तरह से आए हैं, आइए इनको देखते हैं, तेजी के साथ देखेंगे ये। तो ये पहला सवाल आपके सामने है और ये लिखा हुआ है व्हाट इज मीन बाय बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, यानी बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की डेफिनेशन आपने लिखनी है। उसके बाद लिखा हुआ है गिव देयर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने जो 6 हाइड्राइड्स हैं उनके नाम आपने लिखने हैं। उसके बाद लिखा हुआ है गिव प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स को बनाने के जो तरीके हैं उनको मेंशन करना है और उसके बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का तस्करा करना है। आइए देखते हैं सवाल का जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले आपने बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की डेफिनेशन को लिखा, उसके बाद फिर आपने हाइड्राइड्स की क्लासिफिकेशन को लिखा और 6 के 6 हाइड्राइड्स के नाम को मेंशन किया। इसके बाद फिर आपने क्या किया जी कि आपने प्रिपरेशन पूछी गई थी, तो आपने प्रिपरेशन लिखी जी, और कोवेलेंट हाइड्राइड्स को बनाने के जो 2 तरीके होते हैं, उस पहले तरीके में से कुछ हाइड्राइड्स को बनाने का तरीका बताया। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में से कुछ का तस्करा किया जी। आप चाहें तो पूरे का तस्करा भी कर सकते हैं, लेकिन वक्त की नौयत को देखते हुए फिर आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन दोनों मेथड डिस्कस करें तो इसमें ज्यादा फायदा है। उसके बाद आपसे पूछा गया जी कि केमिकल प्रॉपर्टीज का तस्करा करें, तो यहाँ पे फिर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज का तस्करा किया। ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स के बारे में आपने ये बताया जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होते हैं जी, तो ये मजीद रिएक्शन कर सकते हैं और मजीद रिएक्शन करने के बाद कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बना सकते हैं। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, आपने इसको मेंशन किया। उसके बाद फिर आप ये भी जानते हैं जी कि आपकी किताब ने आपको बताया जी कि ग्रुप 5A के हाइड्राइड बेसिक इन नेचर होते हैं, तो आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवा के इसका कंपाउंड बनाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इस बात का सबूत हो गया जी कि ये बेसिक इन नेचर है। और उसके बाद फिर आपने ये बताया जी कि ग्रुप 6 और 7A के हाइड्राइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इन दोनों का रिएक्शन भी आपने वाटर के साथ करवाया, तो वाटर के साथ जब इनका रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और हाइड्रोनियम आयन का बनना इस बात का सबूत है जी कि ये एसिडिक इन नेचर है जी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की कोई इक्वेशन आपकी किताब में तो नहीं दी हुई थी, लेकिन जो अल्फाज थे उनको आपने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस सवाल का मुकम्मल जवाब था। ये दूसरा सवाल आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी कुछ साइंटिफिक रीजंस आपके पास आ गए हैं और उनका जवाब आपने देना है जी। लिखा हुआ है जी हाइड्रोजन एग्जिबिट +1 एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी वजह क्या है जी? तो इसकी वजह ये है जी कि हाइड्रोजन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2 होती है, यानी इसका डबलेट मुकम्मल होता है। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन देना और एक इलेक्ट्रॉन लेना बिल्कुल सेम हैसियत रखता है, और उसकी एक वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 2.1 होना है जी। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये मिड रेंज कहलाती है, और मिड रेंज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले कंपाउंड दोनों ही ऑक्सीडेशन यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकते हैं जी। दूसरा सवाल है जी कि आयोनिक हाइड्राइड्स को ट्रू हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं जी? तो इसका जवाब आपको लेक्चर के अंदर भी मिल गया था, और इसकी वजह क्या है जी? क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में मौजूद होता है, और असल में हाइड्रोजन के नेगेटिव आयन को ही हाइड्राइड आयन कहते हैं। तो वो कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के तौर पे मौजूद होगा वो आपके ट्रू हाइड्राइड्स कहलाएंगे। तीसरा सवाल है जी इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स को ये ट्रू केमिकल कंपाउंड क्यों नहीं होते? तो उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी इस लेक्चर के अंदर जी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फिजिकली एब्जॉर्ब होती है जी, और हाइड्रोजन और मेटल के दरमियान यानी ट्रांजिट मेटल के दरमियान कोई फिक्स रेशियो भी नहीं होता, ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक भी होते हैं जी। तो यही वो वजह है जी कि ये ट्रू केमिकल कंपाउंड नहीं कहलाते। ट्रू केमिकल कंपाउंड वही होते हैं जिनके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग हो।
ये तीसरा सवाल है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर हाइड्राइड्स, हाइड्राइड किसे कहते हैं, इनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, और आयनिक हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे पूछा गया है जी। तो आपने लिखा जी बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की डेफिनेशन को लिखा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स में 6 किस्म के हाइड्राइड्स के नाम को लिखा, उसके बाद फिर आपने आयनिक हाइड्राइड्स को बनाने का तरीका लिखा, उसके बाद फिर आयनिक हाइड्राइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को आपने डिस्कस करना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज यहाँ पे उसने पूछी है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं जी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज का लिखना लाजमी है जी। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख दी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे जी, ये केमिस्ट्री का पेपर है। तो इसमें प्रॉपर्टीज से जो आप के दिमाग में आना चाहिए वो केमिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए जी। तो ये आपने पहली किस्म की प्रॉपर्टीज लिखी, फिर आपने ये दूसरी किस्म की प्रॉपर्टीज लिखी जी। तो ये आपने इस सवाल का जवाब दिया। ये चौथा सवाल आपके सामने और लिखा हुआ है व्हाट आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, क्लासिफाई देम। तो इसका मतलब है वही तमाम बातें आपने दोबारा से लिखनी है। कोवेलेंट और पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स को आप एक्सप्लेन करें जी। तो आपने बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की डेफिनेशन को लिखा, उसके बाद हाइड्राइड्स की क्लासिफिकेशन को लिखा, उसके बाद कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बारे में लिखा, उसके बाद फिर आपने इनके बनाने के तरीकों को लिखा, उसके बाद फिर आपने इनकी प्रॉपर्टीज को लिखा, इसी तरह फिर पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स को डिस्कस किया और इसके बनाने को तरीके को लिखा, और उसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टीज को लिखा। तो ये आपका एक लेंथी सवाल था जो आपने अल्फाजों की फॉर्म में और केमिकल इक्वेशंस जो आपकी किताब में दी हुई थी उनको यूज करते हुए इस सवाल का आपने जवाब दिया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जी, और आज के लेक्चर के अंदर आपने बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन को तफसीलन स्टडी किया। ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर था। अगले लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी और इसके अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ये आपकी किताब का चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर का नाम है जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर के अंदर जो पहले लेक्चर पे हम बात करेंगे, जो पहले टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ, और उन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक ट्रेंड्स के जरिए स्टडी करेंगे जी। तो ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 1 होगा। ये बात याद रहे जी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज के अंदर जो हम 5 चैप्टर डिस्कस करेंगे उन तमाम का ताल्लुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 चैप्टर हम मुकम्मल कर चुके। तीसरे चैप्टर के साथ आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।